मैं ममता जैन क्लास 9 हिस्ट्री के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री के 3rd चैप्टर की 3 वीडियो अपन देख चुके हैं और आज अपन देखेंगे अपना 4th वीडियो। और अब तक अपन देख चुके हैं किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य का स्थापना होता है और इधर वर्साई की संधि होती है। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर किए थे और वर्साई की संधि की कुछ शर्तें भी देखी थी हमने। अब उन शर्तों का आज अपन रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता देती हूँ मैं कि वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर करना वाइमर गणराज्य के लिए बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि वाइमर गणराज्य की मजबूरी थी कि वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर करना ही है, क्योंकि जर्मनी हार गया था। लेकिन पब्लिक इस बात के लिए रेडी नहीं थी। जर्मनी हारने के बाद भी पब्लिक इस बात के लिए रेडी नहीं थी कि इतनी गंदी और कठोर शर्तों को स्वीकार किया जाए। और ऐसी शर्तों को स्वीकार करने की वजह से ही जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। जर्मनी आर्थिक रूप से पंगु हो गया था। उसकी कोयलों की खदानों पे, उसकी खनिजों की खदानों पे फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका ने आधिपत्य कर लिया था। और खास तौर पे फ्रांस ने और रूस ने उसके काफ़ी एरिया को हड़प लिया था, जिससे जर्मनी के उपनिवेश भी जा चुके थे और जर्मनी के जो मुख्य जो खदानें थी और जो कोयला क्षेत्र थे वो उसके हाथों से जा चुका था। ऐसे के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि तानाशाही जो ताकतें थी वो हावी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका जो पॉपुलैरिटी थी, उनका जो लोकप्रियता थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि पब्लिक वाइमर गणराज्य से तो नाराज थी। जबकि वाइमर गणराज्य लोकतांत्रिक सरकार था, उसके अंदर उदारवादी और कौन थे, समाजवादी लोग थे। उसके बावजूद भी सिर्फ वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर करना उनके लिए गलत था। तो ऐसे में जो दूसरे रेडिकल्स जो आगे आ रहे थे, हमदर्दी के रूप में आगे आ रहे थे, वो सामने आए और उनका बोलबाला बढ़ने लगा, सैनिकों की तानाशाही बढ़ने लगी। तो आज अपन देखेंगे किस प्रकार जो राजनीतिक रेडिकलवाद था वो आगे आया और साथ में एक आर्थिक संकट आया 1923 के अंदर। हम उसके बाद भी यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों, अपन बात करते हैं वाइमर गणराज्य। अपन पढ़ चुके कि 1919 के अंदर वाइमर गणराज्य बना। 1914 से 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। उसके बाद जर्मनी के अंदर राजा का शासन समाप्त हो गया और वाइमर गणराज्य बना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाइमर गणराज्य की जो स्थापना थी वो कैसे हुई थी। वाइमर गणराज्य की स्थापना सार्वभौमिक मताधिकार यानी चुनाव के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और संसद का भी निर्माण हो चुका था। और उसी समय रूस में फरवरी 1917 और जो अक्टूबर 1917 की क्रांति, अपन पहले जो सेकंड लेसन था रूस की क्रांति, उसके अंदर अपन रूस की जो फरवरी 1917 की क्रांति और अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये बात तो 1919 की है, वाइमर गणराज्य की स्थापना होना। तो उस वक्त ही ताज़ा ही रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन के समय के अंदर। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का होना, जिसमें अक्टूबर और फरवरी 1917 की क्रांति का असर था ही सही। तो इन सब का असर किसके ऊपर पड़ा? जर्मनी के ऊपर पड़ा। अपने आप ही ऐसा ही होता है, आसपास के देशों में भी कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ता ही है। तो जहाँ एक तरफ वाइमर गणराज्य इतना अलोकप्रिय हो गया था, पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही थी, ऐसे के अंदर लोगों के ऊपर काय का असर आया? बोल्शेविक क्रांति का असर आया। और उसी की तर्ज के ऊपर जर्मनी के अंदर भी स्पार्टकिस्ट लीग, नाम याद रख लेना, स्पार्टकिस्ट लीग, एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हुआ। तो बच्चों, मैं वापस पढ़ के बता देती हूँ कि वाइमर गणराज्य 1919 से बना। उसी समय रूस में फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति चल ही रही थी। बोल्शेविक की तर्ज पर ही रेडिकलवाद स्पार्टकिस्ट लीग क्रांतिकारी पार्टी का गठन जर्मनी के अंदर हो जाता है। और ये जो पार्टी है वो इस वाइमर गणतंत्र की बहुत ज़्यादा दुश्मन, बिल्कुल अपोजिशन के अंदर, वो इसको डाउन करने के लिए ही आई थी कि वाइमर गणराज्य ने कैसे वर्साई की संधि पर सिग्नेचर कर दिए और हमारी जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई। तो उसकी वजह से इस स्पार्टकिस्ट लीग क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक दुश्मन हो गए। दोनों के अपने अपने चिन्ह थे। इनका झंडा था, ये वाइमर गणराज्य का झंडा इस तरह का था। तो जो स्पार्टकिस्ट लीग जो पार्टी थी, जो कि साम्यवादी पार्टी थी, उसका जो लोगो इस प्रकार का था। अब दोनों इतने अधिक दुश्मन हो गए कि ऐसे में 1919 से लेकर 1933 तक, मैंने कल भी बता दिया था, यही सब कुछ चलता रहा।
और 1933 में जब हिटलर को आना था तो उसके लिए बहुत आसान था हिटलर का प्रवेश। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी और ये एकजुट होकर के हिटलर का सामना नहीं कर पाई, इसलिए हिटलर को बिना किसी कंपटीशन के जर्मनी की राजनीति में वो कूद पड़ा। अब हम देखते हैं कि वाइमर गणराज्य की क्या बातें थी और स्पोर्टकिस्ट लीग की क्या बातें थी। तो बच्चों, वाइमर गणराज्य समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी थी। अपन को पता है ये तो संसद थी, ये तो सरकार थी उस वक्त की वर्तमान सरकार, और ये लोकतांत्रिक विचारधारा पे आधारित थी। इनका गठन ही चुनाव के द्वारा हुआ था। तो लेकिन जो स्पोर्टकिस्ट पार्टी थी वो तानाशाही थी, वो इस वाइमर गणराज्य को बिल्कुल नहीं मानती थी, और वो तो किसके ऊपर थी? जो बोल्शेविक पार्टी की तर्ज के ऊपर इनके अपने सारे नियम थे। जिस प्रकार रूस की बोल्शेविक पार्टी, अब आपको याद है, सेकंड चैप्टर याद करो कि 19 फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 के अंदर जो रूस की क्रांति हुई थी और बोल्शेविक क्रांति बनी थी, उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि मजदूरों की यूनियन बने, मजदूरों का शासन हो और शासन की जो पूरी सत्ता है वो मजदूरों और सैनिकों को मिल जाए। और इसी तर्ज के ऊपर ये जो स्पोर्टकिस्ट लीग पार्टी थी उसका भी यही था कि मजदूरों और नाविकों की सोवियत बननी चाहिए। आपको याद है ना, सोवियत का अर्थ होता है संगठन। जैसे हमारे इंडिया के अंदर दल या संगठन कहते हैं, तो रूसी भाषा के अंदर उसको सोवियत कहते हैं। तो जो स्पोर्टकिस्ट लीग था, जो रेडिकल थे, जो साम्यवादी पार्टी थी, और आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी कि यही पार्टी क्या बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव इसी ने रखी। तो ये मजदूरों की सोवियत चाहते थे, मजदूरों का शासन चाहते थे, और ये मांग उन्होंने कहाँ पर रखी? वाइमर गणराज्य के ऊपर ये मांग रखी। लेकिन वाइमर गणराज्य ने इनकी मांग को ठुकरा दिया कि ऐसा संभव नहीं है कि मजदूरों को शासन हो, मजदूरों की यूनियन बने। तो बाद में यही बड़े बड़े शहरों में मजदूरों व नाविकों की सोवियत बनने लगी। इन्होंने अपने स्तर पर सोवियत बना ली, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। और इन्होंने किसने? वाइमर गणराज्य, क्योंकि उस वक्त वाइमर गणराज्य सरकार में था, सत्ता में था, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया बच्चों? फ्री कोर नामक एक पुराना सैनिक संगठन था। सैनिक संगठन का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? फ्री कोर। तो फ्री कोर नामक पुराने सैनिक संगठन की मदद से स्पोर्टकिस्ट के ऊपर बहुत अधिक दबाव डाला, यानी एक तरह से उनको डराया धमकाया। लेकिन ये जो रेडिकल थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी बनने वाली थी, जो स्पोर्टकिस्ट लीग थे, वो अब हावी हो चुके थे, चारों तरफ उनका बोलबाला हो चुका था, और उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और इन्होंने इनकी बात नहीं मानी। जहां मौका मिलता ये जो वाइमर गणराज्य इनको पराजित करती, और जहां मौका मिलता वो स्पोर्टकिस्ट लीग जो पार्टी थी, क्रांतिकारी पार्टी थी, वो सरकार का विरोध करती। इस प्रकार दोनों की दुश्मनी आगे बढ़ने लगी। अब ऐसे में क्या हुआ? 1923 का आर्थिक संगठन आया। ये 1919, 20, 21, 22 तक तो फिर भी ऐसा कुछ चलता रहा, लेकिन 1923 में जर्मनी के ऊपर बहुत आर्थिक संकट आ गया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो के अंदर कि फ्रांस ने जो वर्साई की संधि हुई, उस वक्त ये फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड ने क्या किया था? जो युद्ध का जो खर्चा हुआ था उसको युद्ध अनुच्छेद के जो नियम कानून के अनुसार जो 6 अरब पाउंड का जो खर्चा था उसको जुर्माने के रूप में जर्मनी के ऊपर डाल दिया। तो 1923 के अंदर जो आर्थिक संकट आया 1923 के अंदर आर्थिक संकट आया, और ऐसे के अंदर जो राजनीतिक रेडिकल थे ये बहुत अधिक लाइट में आ गए, मतलब इनका और अधिक बोलबाला हो गया और ये धीरे धीरे सर्वस्व होने लगे। अब ये आर्थिक संकट क्या था? आर्थिक संकट 1923 क्या था? तो बच्चों 6 अरब पाउंड का जुर्माने की बात मैंने आपको बताई। तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना किसके ऊपर लगा था? जर्मनी के ऊपर लगा था। और किसने लगाया था? मित्र राष्ट्रों ने लगाया था, क्योंकि जर्मनी हार गया था। एक तरफ तो हार गया था, उसकी कोयलों की खदानें, उसकी जो खनन था, माइंस थी, सबके ऊपर किसने आधिपत्य कर लिया था? फ्रांस, रूस, उन्होंने आधिपत्य कर लिया था। इधर नीचे देखा जाए तो पोलैंड, इन्होंने इसकी काफ़ी ज़मीन के ऊपर अधिकार कर लिया था, खदानों के ऊपर अधिकार कर लिया था, सैनिक ठिकानों के ऊपर अधिकार कर लिया था। और जो बेचारा अपना जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ था? कर्ज लेकर के ही उसने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय पर भी बहुत सारा कर्ज ले रखा था,
ऐसे में 1918 के अंदर हार जाना, उधर वर्साई की कठोर शर्तों को मानना, इधर देश में आंतरिक विद्रोह, इधर वाइमर गणराज्य फेल करने के ऊपर कौन चल रहे थे, स्पोर्टिस्ट लीग लगे हुए थे, किसी भी तरह से वाइमर गणराज्य को फेल कर दिया जाए। ऐसे में जो 6 अरब पौंड का जुर्माना इनके लिए बहुत भारी था। ये 6 अरब पौंड का जुर्माना भरने में बिल्कुल असमर्थ थे। तो पहले ही कर्ज था, मैं बता चुका। अब क्या करें, माइंस उन्होंने ले ली, कोयला भंडार उन्होंने ले लिया, और अभी आप देखो कि जो रूर नामक स्थान के ऊपर जो कोयला भंडार था वो भी कौन ले लेगा, फ्रांसीसी ही ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे बेचारे, जुर्माना भरने में असफल हो रहे हैं। तो जब जुर्माना भरने में असफल हो रहे थे तो जर्मनी ने क्या किया, इनके जो सोने के भंडार थे वहां से जो स्वर्ण निकल रहा था वो स्वर्ण भी इन मित्र राष्ट्रों को दिया। क्यों? जुर्माना की रकम पूरा करने के लिए। तो जुर्माना की रकम को पूरा करने के लिए जर्मनी ने क्या किया, अपने जो स्वर्ण भंडार थे वहां से सोने की मुद्राएं निकाल करके भी इनको दे दी। फिर भी जुर्माना पूरा नहीं हुआ, और ऐसे के अंदर फिर अब जर्मनी क्या हो गया था, हार गया। अब क्या करे, उसने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब हम और अधिक जुर्माना नहीं भर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी अधिक बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, हमारे पास खदानें नहीं हैं, हमारे सैनिक अड्डों पर भी आपने कर लिया है आक्रमण, आपने कब्जा कर लिया है, तो अब हम क्या करें। तो जर्मनी ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब हम ये जुर्माना नहीं भर सकते। तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने हाथ ऊंचे कर दिया और मना कर दिया और मित्र राष्ट्र मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। फ्रांस इतना क्रूर हो गया था, क्यों? उसने इस बात को नहीं माना, और उसने क्या किया, जुर्माना की एवज में जो इनका फ्रांसीसी ने क्या करा, रूर जो कोयला भंडार था उसके ऊपर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। तो अब जर्मनी की स्थिति और खराब हो गई। पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि जो इनके सार है, लोरेंस है, राइनिंग लैंड है, इस राइनिंग लैंड, इन सब के ऊपर जितने कोयला भंडार थे वो तो ऑलरेडी वो ले चुके थे, और रूर जो कोयला भंडार था वो भी किसने ले लिया, फ्रांसीसी ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि जर्मनी अपना ये कर्जा, अपना ये जुर्माना पूरा नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या हो गया, अब ये भी हाथ से निकल गया, सोने की खदानों से सोना भी चला जा चुका था, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो ऐसे के अंदर उन्होंने क्या करा, निष्क्रिय विरोध किया। निष्क्रिय विरोध का मतलब बच्चों, जब हम किसी का सक्रिय यानी आमने सामने विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मनी के पास अभी इतनी ताकत ही नहीं थी कि वे इन मित्र राष्ट्रों को युद्ध के द्वारा पराजित करें, वो युद्ध के द्वारा उनको पराजित नहीं कर सकता था। तो उसने अब इनका निष्क्रिय विरोध करना चालू किया, और निष्क्रिय विरोध का तरीका क्या अपने उन्होंने मुद्रा की छपाई को बढ़ा दिया। ये भी एक तरीका है ना। आप भी सोचते होंगे, अभी जब आप 9th क्लास में हो तो आप लोग भी आपस में बात करते होंगे, और जब हम भी छोटे थे तो हम ऐसी बात करते थे कि काश अपने पास पैसे छापने की मशीन आ जाए तो अपन तो बहुत सारे नोट छाप लेंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मन माफिक अपन चीज़ें खरीदेंगे। तो यही बेवकूफ़ी किसने करी, जर्मनी ने करी। जर्मनी ने क्या करा कि अधिक मुद्रा की छपाई कर दी। जैसे अपने बच्चों इंडिया के अंदर अपनी करेंसी या मुद्रा क्या है, इंडिया की करेंसी या मुद्रा क्या है, रुपया एवं नोट, रुपया और पैसा। जो अपना रुपया है ना वही अपनी करेंसी है। इसी प्रकार जर्मनी की करेंसी क्या थी, मार्क। जर्मनी की करेंसी क्या है, मार्क। तो इस आर्थिक संकट से बचने के लिए 1923 के अंदर जर्मनी ने एक गलत कदम क्या उठाया, मुद्रा की अतिरिक्त छपाई कर दी। उन्होंने मुद्रा की छपाई को बहुत अधिक बढ़ा दिया। अब क्या हो गया, मुद्रा ही मुद्रा हो गई। अब मुद्रा ही मुद्रा हो जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है बच्चों, आप भी इस बात को समझ जाना। बहुत अधिक मुद्रा होने से क्या हो गई, दैनिक जो आवश्यकता की वस्तुएं थी उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा हो गया और वो जा करके आसानी से सामान खरीदने लगे। तो जो चीज़ 5 रुपये में मिल रही थी वो अब 50 या 80 रुपये में मिलने लगी। आप समझ रहे हो, जो वस्तु 5 रुपये में मिल रही थी वो लगभग 50-60 रुपये के अंदर मिलने लगी। तो इससे क्या हो गया, सबके पास मुद्रा आ गई थी, सबके पास मार्क आ गई थी, जिससे सामान्य दैनिक आवश्यकता की वस्तु की कीमतें भी बढ़ गई थी। और आपकी बुक में ऐसे डायग्राम दे रखे कि कमरे भर भर के, होल भर भर के मार्क, मतलब ये मुद्रा ही मुद्रा है। क्यों? क्योंकि आपको छोटा सा सामान लाना है तो आपको बैग भर के मुद्राएं ले जानी पड़ेगी, तभी तो आप उस सामान को लाओगे, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई है, सबके पास मुद्रा भी हो गई है। तो इस प्रकार मुद्रा का मूल्य कम हो गया। मुद्रा की मात्रा तो बढ़ गई लेकिन उसका मूल्य कम हो गया, अर्थात मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। बच्चों ये इकोनॉमिक्स है।
कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी। अदरवाइज आप 12th के अंदर जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे समझोगे कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो अभी हम जर्मनी के अंदर 1923 के आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। और ये क्या हुआ, उन्होंने क्या करा कि मुद्रा की छपाई बढ़ा दी। मुद्रा की छपाई बढ़ने से मुद्रा की कीमत गिर गई। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पहले तो क्या था, एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 24,000 मार्क था। मार्क क्या है, जर्मनी की मुद्रा है। तो एक अमेरिकन डॉलर के बदले में क्या था, 24,000 मार्क मुद्राएं मिल जाती थी या दे दी जाती थी। लेकिन इधर क्या किया इन्होंने, मुद्रा की छपाई बढ़ा दी। तो अब एक अमेरिकन डॉलर की कीमत क्या हो गई, 9,88,60,000 मार्क। आप समझ रहे हो, यदि आपको पहले एक अमेरिकन डॉलर चाहिए था तो आप मात्र 24,000 मार्क लेकर के जाते थे, आपको मिलता था। लेकिन अब आपको यदि एक अमेरिकन डॉलर चाहिए तो आपको कितनी मुद्राएं चाहिएगी, 9,88,60,000। यानी आपको ट्रक में भर करके मुद्राएं ले जानी होगी। तो यहाँ पर आप कैसे लारी के अंदर मुद्रा ले जा रहे हैं, यदि दुकान है तो इतना पैसा कहाँ रखेंगे, वो इतनी मुद्राएं कहाँ रखेंगे। एक मामूली पेन या एक मामूली डबल रोटी चाहिए तो आपको इतनी अधिक मुद्रा देनी है, तो उस मुद्रा को रखने का भी संकट। तो बच्चों इस प्रकार वहाँ पर क्या हो गया, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। तो ये भी कोई काम नहीं चला। और ऐसे के अंदर लोगों को वहाँ पर आपके अंदर फोटो भी दे रखे हैं कि लोग गले में तख्ती डाल के घूम रहे हैं कि हम किसी भी तरह का कार्य करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोग बेघर हो गए, रोडों पे आ गए। क्योंकि उनके पास इतनी अधिक मुद्रा होने के बावजूद भी, क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो गई, तो अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने मार्क नहीं थे, इतनी मुद्राएं नहीं थी कि वो अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार जर्मनी की एक बड़ी भूल थी कि उन्होंने मुद्रा की छपाई बढ़ा दी। तो आर्थिक संकट बहुत अधिक आ गया, लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, सड़कों के ऊपर घूमने लगे और गले के अंदर तख्ती लगा के घूमने लगे कि हमें काम चाहिए, हम किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे समय के अंदर वापस से अमेरिका आ जाता है। अमेरिका ऐसे समय के अंदर इनको लोन या ऋण देने के लिए रेडी हो जाता है, और वो होती है डॉक्स योजना। और डॉक्स योजना के तहत अमेरिका जर्मनी को लोन देने के लिए तैयार होती है। लेकिन बच्चों इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं और ये भी एक पूरा चक्र होता है। लेकिन इस चक्र के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर काफ़ी बातें हो गई है। आज की वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया है कि किस प्रकार जो राजनीतिक रेडिकलवाद वापस प्रवेश हुआ, लाइट में आया, उसका उदय हुआ, और किस प्रकार वाइमर गणराज्य अलोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे उसका पतन हुआ। और ऐसे में ही 1923 का आर्थिक संकट आया, स्वर्ण की खदानें खत्म हो गई, उन्होंने मुद्रास्फीति यानी मुद्रा की छपाई बढ़ा दी। मुद्रा की छपाई बढ़ाने से इनकी मुद्रा का मूल्य कम हो गया और आर्थिक संकट और बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई और खाने पीने के वांदे हो गए, लोग बेघर हो गए। ऐसे में वापस अमेरिका डॉप्स योजना लेकर के प्रवेश करता है। तो डॉप्स योजना क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।